क्यू इक्वल टू 2t² प्लस 3 सेकेंड, है ना। चार्ज की इक्वेशन के वन है 2t² प्लस 3। आपको यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फार्मूला आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा? मेरे ख्याल से ये आ रहा होगा I इक्वल टू dq/dt। ये फार्मूला आ रहा होगा, क्योंकि यही फार्मूला होता करंट का, तो है ना। पर यहाँ एक चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि चार्ज ही दिया है और चार्ज ही पूछा है। तो ऐसे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या चार्ज की इक्वेशन दी जाएगी और आपसे अगर चार्ज ही पूछें, इससे केवल दो चीज़ें पूछ सकते हैं, तो चार्ज या तो फिर आपसे करंट। सिर्फ दो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, या तो चार्ज या तो करंट। तो चार्ज की इक्वेशन गिवन है और आपसे चार्ज ही पूछा है। कब पूछा है? 1 सेकेंड पे। तो सबसे पहले चार्ज हम निकाल लेते हैं 0 सेकेंड पे। एकदम 1 तो हुआ नहीं होगा, पहले 0 रहा होगा। तो 0 सेकेंड पे 2, ये 0 हो गया और प्लस 3, तो चार्ज आ गया 0 सेकेंड पे 3 आ गया। और उसके बाद में चार्ज निकाल लेते हैं 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड पे चार्ज कैलकुलेट किया हमने 2, और ये 1 का स्क्वायर है और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 3 मतलब 5 कूलाम। कुछ ही यूनिट वेट नहीं दिए तो कूलाम मान के चलो, मतलब माइक्रो कूलाम, जो भी यूनिट दिए है उस पर काम करना है। तो अब आपसे चार्ज पूछा है 1 सेकेंड पे, तो कितना हो जाएगा? 1 चार्ज इन 1 कूलाम, चार्ज इन 1 सेकेंड और चार्ज एट 0 सेकेंड, दोनों कर देंगे माइनस। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 5 - 3 = 2। आप खुद समझे इस क्वेश्चन को, फील करें। ये चार्ज है पहले 0 सेकेंड पे, फिर यहाँ 1 सेकेंड पे, तो यहाँ से इतना कितना हुआ होगा? यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ कितना है? 5, तो बीच में कितना होगा? यहाँ से तो कितना हुआ? 2 हुआ, खाली 2 कूलाम। तो ये ऐसा हो गया। आपके दिमाग में जो कंसेप्ट आ रहा था पूरी तरह से गलत है। अब इक्वल टू अब 2 बोला है, अब आपसे करंट मांगा है। तो करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू dq/dt, ये डिफरेंशिएशन ही होता है। तो आपको d/dt इक्वेशन थी हमारे पास में 2t² प्लस 3। आई होप कि डिफरेंशिएशन आपसे बनता होगा। तो ये 2 कांस्टेंट, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और 3 का हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया 4t। और यहाँ टाइम कितना बोला है? 2 सेकेंड, तो आंसर आ गया 8, या जो भी आपको क्वेश्चन में दे। I इक्वल टू dq/dt। अब अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालूँ तो कितना हो जाएगा? IDT। चार्ज कितना हो जाएगा? IDT। तो अगर मैं टोटल चार्ज निकालूँ तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dq का, तो जाके यहाँ मुझे मिलेगा टोटल चार्ज मिलेगा। ये मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dq का, तो जाके मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा q और IDT, ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इस बात को ध्यान से रखो। अब आपको यहाँ से एक जो चीज़ बताएं कि जो चार्ज होता है डेल क्यू होता है, इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें तो इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया। नोट कर लें कहीं, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। कौन सा एरिया? आई और टी ग्राफ जो एरिया बनाते हैं, तो आप लिख लें एरिया अंडर द कर्व IT ग्राफ। ठीक है, अगर हम एरिया अंडर द कर्व IT ग्राफ फाइंड कर लेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही? कहीं पर भी आप इंटीग्रेशन देखो, उसका मतलब सिर्फ क्या होता है? एरिया। अब यहाँ चार्ज निकालना है और यहाँ पर IT करंट और टाइम मिलके जो एरिया बनाएंगे उसको हम चार्ज बोलेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। अभी क्वेश्चन लेते हैं। I इक्वल टू 2t² प्लस 3, एक हमारे पास करंट की इक्वेशन गिवन है और चार्ज कैलकुलेट करना है। तो एक बात कहीं लिख लें, आप लोग दिमाग में बिठा लें कि चार्ज हमेशा इंटीग्रेशन से ही मिलता है। चार्ज हमेशा इंटीग्रेशन से ही मिलता है ना। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला बताया था dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? IDT, और ये चार्ज चाहिए तो इंटीग्रेशन से ही चार्ज मिलेगा। तो I की इक्वेशन पुट कर दी हमने 2t² प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा dt।
ये हमें चार्ज मिल जाएगा टोटल। अब इंटीग्रेशन आपसे बनता होगा तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t3/3 और 3 का हो जाएगा 3t। अब टाइम उसने लिमिट क्या बोली, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड बोली उसने, लिमिट बोली है। तो हम यहाँ पर t में लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 सेकेंड और 0 से 2 सेकेंड, ये हम लिमिट पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2, एक बार यहाँ 2 पुट किया, और ये कितना हो जाएगा 8/3 + 6, और सॉल्व किया 16 + 6 3 जा 18/3 है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा टोटल इसका 34/3, मतलब 11.3 कुछ कूलम बुलम टाइप का आ जाएगा, है ना, जो भी रहेगा। तो ये हम कैलकुलेट कर देंगे। मतलब अगर आपको करंट की इक्वेशन दी है तो आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन चार्ज से मिलना है। और अगर यहाँ पर आप लोग को अगर कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इंटीग्रेशन करने में। जिन लोगों को बीक रहा होगा तो आप समझ लो x⁴n का इंटीग्रेशन होता है n+1/n+1। मतलब यहाँ जो भी पावर हो उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। यहाँ 2 था तो मैंने 2 + 1 कितना कर दिया, 3 कर दिया, और यहाँ 2 + 1 3 आ जाएगा, ऐसे आ गया। फिर एक होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ 2 थी तो मैंने यहाँ इस t की जगह मैंने अपर लिमिट 2 को पुट किया। फिर अगली बार माइनस लगा के, ऐसा फार्मूला होता है। जैसे अगर यहाँ आंसर आ गया x और यहाँ a to b चल रहा है तो इस x को आप भूल जाओ, एक खाली बैकेंड प्लेस समझो। यहाँ एक बार आके b बैठेगा, एक बार आके a बैठेगा। अगर यहाँ पावर क्यूब की है तो क्यूब फॉर्मेट में बैठेगा, और अगर यहाँ पावर स्क्वायर की है तो ये स्क्वायर फॉर्मेट में बैठेगा। ये फॉर्मेट को फॉलो करेगा, ठीक है। अब इस लेवल पे ये सब बातें नहीं कर सकते ज़्यादा अपन अभी। इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग, है ना। क्वेश्चन में क्या है, एक आपको ग्राफ गिवन है, QT ग्राफ गिवन है। QT चार्ज और टाइम में ग्राफ गिवन है, I = Q/T होता है ना। तो QT ग्राफ गिवन है तो आपको क्या करना है, ये जो चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड, ये टाइम है 1 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, और ये यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 कूलम। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द चार्ज इन फ्लोइंग सर्किट एट इंस्टेंट एट t = 3 सेकेंड। आपको इस सर्किट में t = 3 सेकेंड पे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन से है कि 0 सेकेंड, ये 0, ये 1 और 4, ये आपको ग्राफ गिवन है। इस टाइप से ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर जाके ऐसा हो गया कुछ, जो भी हो गया हो। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे वैल्यू है 2 कूलम है। और आपको मैंने पूछा है कि t = 3 सेकेंड पे, t = 3 सेकेंड में कितना चार्ज होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप देखें यहाँ से 0 से लेके 1 सेकेंड तक चार्ज तो बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। उसके बाद जाके कांस्टेंट हो गया, फिर ये चार्ज यहाँ से नहीं बढ़ रहा, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये फिर 2 सेकेंड ही है। अब चार्ज की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो इसका आंसर है 2 कूलम इन t = 3 सेकेंड। ये इसका आंसर है 2 कूलम इन t = 3 सेकेंड। अब इसमें एक क्वेश्चन और करता हूँ ऐड, ये नाम दे दीजिए, b क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं इसमें अपन। अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज़ द करेंट इन द सर्किट। अब सर्किट में करंट पूछा है, कब पूछा है करंट, t = 0.5 सेकेंड पे, जब टाइम 0.5 सेकेंड है। यहाँ कहीं है 0 और 1 है, 0.5 सेकेंड यहाँ कहीं है। तो आपसे इस टाइम पे करंट पूछा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है I = dq/dt, I = dq/dt। ये कुछ हम एंगल यहाँ से बना लेते हैं, ये इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी, ये जब 2 है तो ये भी यहाँ 2 होगा, और बेस कितना है 0.5,
बेस तो ये 0.5 है ना, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। बेस तो 0.5 थोड़ी 1 है ना यहाँ तक, तो यहाँ जो एंगल निकाला हमने, है ना। तो ये dq/dt यहाँ पे काम करेगा स्लोप का, और स्लोप को बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा मतलब स्लोप ही होता है, और यहाँ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे जो भी करंट रहेगा वो रहेगा 2/1। ये आपसे पूछा था ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग IT ग्राफ। आपको QT ग्राफ गिवन है, तो IT ग्राफ आपसे मांग लिया है, तो IT ग्राफ मांगा है, तो IT ग्राफ क्या होगा। IT ग्राफ देखिए, ये क्या था, स्लोप था, ये हमने स्लोप निकाल लिया था, और यहाँ पे स्लोप मतलब tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। और करंट की इक्वेशन चार्ज की इक्वेशन होती है Q=IT। Q कितना होता है, IT। I कितना था, 2 था, तो Q बन गया 2T बन गया। तो ये कैसा हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है लीनियर, ये यहाँ से लीनियर हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। ऐसा खाली कैपेसिटर में ही होता है। ये ग्राफ कैपेसिटर का है, कैपेसिटर में लीनियर ग्राफ ही बनता है। कैसे बनता है, शुरू में तो कैपेसिटर चार्ज होता है, क्योंकि जब करंट आएगा तो ही तो चार्ज आएगा, या चार्ज आएगा तो ही करंट आएगा। जब यहाँ से करंट ही नहीं आ रहा है तो चार्ज कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद करंट कांस्टेंट हो गया, मतलब कैपेसिटर का चार्ज होना बंद हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। तो अब यहाँ पे ना चार्ज आएगा ना तो यहाँ पे करंट आएगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा ग्राफ हो जाएगा, IT ग्राफ हो जाएगा। ये हम इसको IT नाम दे देंगे। स्ट्रेट लाइन ये रहेगा आपका IT ग्राफ। Q=IT, Q=2T यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। यहाँ तक तो लीनियर था, फिर कांस्टेंट हो गया। ये ग्राफ कैपेसिटर को डिनोट करता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हमें उस क्वेश्चन का IT ग्राफ फाइंड करना था ना, तो IT ग्राफ देखो, तो ये यहाँ तक तो बढ़ा है ना, ये यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद से कांस्टेंट हो गया। तो IT ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, IT ग्राफ ऐसा बनेगा। ये आपका यहाँ पे QT ग्राफ था, ये आपका यहाँ पर QT ग्राफ था। अगर हमें IT ग्राफ फाइंड करना है ना, तो इसमें क्या होगा, यही वाला पोर्शन में तो करंट बढ़ रहा है ना, उसके बाद तो ना चार्ज आ रहा ना तो यहाँ से करंट बढ़ रहा है। तो इसका हम यहाँ से बना लेंगे ग्राफ। तो ये हो जाएगा अपना IT ग्राफ, ये यहाँ से कांस्टेंट हो गया, तो ये अपना हो जाएगा इसके लिए IT ग्राफ। हम और क्वेश्चंस लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। ये आपको QT ग्राफ गिवन है, ये आपको QT ग्राफ गिवन है, QT ग्राफ गिवन है। अब आपसे ये पूछा गया है, आप QT ग्राफ गिवन है और आपसे ये पूछा गया है कि आप IT ग्राफ बनाइए। तो देखो यहाँ तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो ये हो स्लोप हो जाएगा। स्लोप y कितना होता है, कितना हो जाएगा, mx+c। तो है ही नहीं, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो एक चार्ज इक्वेशन यहाँ मान लो Q=KT। K हो जाएगी करंट की वैल्यू, यहाँ कुछ वैल्यू दी ही नहीं है तो अपन ने KT मान लिया, Q=KT। तो यहाँ करंट बढ़ रहा है, तो यहाँ जो ग्राफ आएगा, IT ग्राफ आएगा इधर, वो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे करंट रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ तो हो गया कांस्टेंट, तो इसकी तो अपन कोई बात ही नहीं करनी, यहाँ तो करंट कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यहाँ से नीचे गिर रहा करंट, मतलब तो यहाँ एक ग्राफ बन जाएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका IT ग्राफ। तो आप ऐसा बनाना सीखें, अगर स्लोप बढ़ रहा है ना तो आप पॉजिटिव बना दें करंट को, उतना एरिया लेके पॉजिटिव बना दें, और डाउन हो रहा है ना तो उतना नीचे जाके माइनस बना दें। तो ये आपका हो जाएगा IT ग्राफ। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। देखो क्वेश्चंस, ये आपको IT ग्राफ गिवन है क्वेश्चंस में। ये वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, टाइम की वैल्यू है, और ये यहाँ पे करंट की वैल्यू है, यहाँ पे करंट की वैल्यू है 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर, यूनिट को ध्यान रखना, 4, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है यूनिट्स। 4 मिली एम्पियर गिवन है। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। चार्ज इस सर्किट में कितना फ्लो होगा 1 से 3 सेकंड के बीच में।
वो निकालना हमें। शायद आपको कुछ फार्मूला याद नहीं आ रहे हो, तो आप एक बात मेरी नोट कर लो, फिर से नोट कर लो। IT ग्राफ का जो IT ग्राफ का एरिया होता है वो ही चार्ज होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। IT ग्राफ का एरिया होता है वो ही चार्ज होता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया IT ग्राफ कहाँ से, 1 से 3 के बीच में, ये 1 और 3। तो अब हम एरिया करेंगे कैलकुलेट, जैसे बचपन में पढ़ते आए थे उसी कंसेप्ट से। ये 1 है, यहाँ पे 3 है, और ये वैल्यू कहीं 4 थी, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल 1 और 3। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, 3 - 1 2 हो जाएगी ना, तो ये अपनी क्या होगी, 2 हो गई। एरिया का फॉर्मूला 4 × 2 = 8, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा 8। अब बात आती है यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या रहेगी वो इम्पोर्टेंट है। क्या रहेगी यूनिट्स, ये मिली एम्पियर है ना, तो यहाँ मिली कूलाम, ये बोलना सीख लो आप बस। तो IT ग्राफ का एरिया ही चार्ज होता है। I = dq/dt, ये आपको पढ़ाया था, और यहाँ से dq निकला था I/dt, और q निकलेगा तो I/dt ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है, और ये IT का जो एरिया है ना, I और T के बीच जो एरिया है, हम उसको ही चार्ज कहते हैं। बस अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि अब हम पूरा निकालते हैं 0 से 4 तक का। अब इस पूरे का हम निकाल लेते हैं एरिया। अब आपसे बोला पूरे सर्किट में फ़्लो होने वाला चार्ज बताओ। चार्ज यहाँ से फ़्लो हो रहा है, पहले तो बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है। तो पूरे सर्किट का चार्ज बताओ कितना होगा। तो फिर आप फॉर्मूले में सोचने लग जाना। अगर सारी चीज़ें सिमेट्रिक है ना, तो यहाँ से इसको उठाओ, मान लो ब्लॉक है, इसको उठाओ और यहाँ पे चिपका दो, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक ही होंगे। इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ चिपका दो, तो ये भी सारे सिमेट्रिक ही होंगे। तो जो हमारे पास नया फिगर आएगा, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, यहाँ ब्लैक से ही बना देता हूँ। तो ये जो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, ये यहाँ 0 रहेगा, और यहाँ पे 3 रहेगा, क्योंकि उठ के यहाँ पहुँच गया ना, तो यहाँ पे रहेगा 3, और ये तो 4 ही था, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ जो चार्ज आएगा पूरे सर्किट का वो हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, 12 मिली कूलम। ये मिली में है ना, तो मिली कूलम रहेगा, इसको ही याद रखना आपको। और फिर आपको ये वाली मेथड से नहीं करना हो ना, तो यहाँ पे ट्रेंगल से आप यहाँ ट्रेंगल्स का फॉर्मूला लगा दो, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ कर देंगे, बेस कितना रहेगा 1, और हाइट रहेगी 4। समझ रहे हैं ना बात को, ये 1 और ये 4, 1 4 = 4 अपान में हाफ, तो ये 2 आ जाएगा, और ये भी यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 और 2 4। और यहाँ अपन कितना निकाल चुके थे, ऑलरेडी 8 निकाल चुके थे ना, कहाँ गया, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैं तो इस मेथड को नहीं मानूंगा जो अभी आपको बताई थी, हाफ बेस इंटू हाइट, इसको ही उठा के यहाँ लगा दूंगा मैं बस। इस क्वेश्चन को देखें, ये ना वोल्टामीटर, ये वोल्टामीटर है तो सेल टाइप कोई चीज़ है, उसमें 3 × 10⁻18 पॉजिटिव मोनोवैलेंट आयंस हैं। वो क्या फ़्लो हो रहे हैं पर सेकेंड में लेफ़्ट डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं। आयन कितने हैं, 3 × 10⁻18, ये नंबर आ रहे हैं ना, तो ये हो गए n मोनोवैलेंट्स हैं। इसको बताऊंगा अभी 1 मिनट बाद। फिर ये मोनोवैलेंट्स हैं, आयन फ्लो हो रहे हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ जो करंट जाएगा ना वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और यहाँ 6 × 10⁻19 नेगेटिव बाईवैलेंट आयंस हैं, वो फ्लो हो रहे हैं पर मिनट में, मतलब कि पर मिनट में इतने आयंस फ्लो हो रहे हैं टू राइट डायरेक्शन। तो करंट इन द वोल्टामीटर इज, तो वोल्टामीटर में कितनी करंट प्रोड्यूस होगी वो निकालना है। तो I = होता है Q/T, करंट का वही सिंपल फार्मूला। और अगर आयंस की बात कर दी तो Q = हो जाएगा NE/T, N हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी N। अगर मैं पॉजिटिव आयंस की करंट कैलकुलेट कर लूँ तो ये हो जाएगी NE/T, N की वैल्यू 3 × 10⁻18 और E की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम चार्ज सबकी होता है। तो और टाइम कितना बोला इसने पर सेकेंड,
तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ 1 आ जाएगा 1 सेकेंड में। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 19 में से 18 जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा इधर -1 बचेगा, और 16 3 या 48, कुछ इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी इधर। तो यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होगा अपन देखते हैं कितना होता है। ठीक है, इतना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा इधर पॉजिटिव आयंस के कारण। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव आयंस के कारण। तो वही फार्मूला तो वही सेम रहेगा, I = NE/T। तो n कितना है इधर, n की वैल्यू है 6 × 10⁻19 और 1.6 10⁻−19, और t यहाँ था पर मिनट को सेकंड में करेंगे कन्वर्ट तो यहाँ हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ उसने बोला वाई वैलेंट मतलब यहाँ पे 2 आएगा, मोनो में 1 आएगा। एक चीज़ यहाँ थी जो आपको सीखनी थी, मोनो बोला है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, बाई बोला है तो 2 से करना है, ट्राई बोला 3 से करना है, और बाकी वैल्यू तो मालूम है, Q = NE/T भी आपको मालूम ही है। तो यहाँ से हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे। नेगेटिव कारण, ये करंट जा रहा था कहाँ से, लेफ़्ट डायरेक्शन में, ये जा रहा है राइट में। करंट हमेशा प्लस टू माइनस ही फ्लो होता है, तो डायरेक्शन रही करंट की लेफ़्ट से राइट। तो टोटल करंट जो सर्किट का आएगा वो रहेगा I = प्लस से कारण करंट और माइनस से कारण करंट। हम इन दोनों वैल्यू को कर देंगे ऐड, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसे हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना, ये प्लस वाले चार्ज को प्लस वाले करंट को माइनस वाले करंट को, तो आपका सॉल्व करने पे आंसर आएगा 8 × 10⁻−1 एम्पियर टूवर्ड्स लेफ्ट। करंट लेफ़्ट से राइट फ्लो होता है। यहाँ हमने ये गलती कर दी है कि E की वैल्यू पुट कर दी। अगर हम E की वैल्यू यहाँ पुट ना करें तो क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो करंट प्लस से करंट फ्लो हो रही थी वो 3 × 10⁻18 E थी, और यहाँ 1 टाइम था, उसको छोड़ दिया हमने, इग्नोर कर दिया। माइनस में वाई वैलेंट था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और n की वैल्यू 6 10⁻19 थी, और E थी इधर, और यहाँ मिनट था तो 60 लिख दिया। आप देख रहे हो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 19 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 ही मान के चलो, 10 × 6 60 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। तो 2 10⁻18 ये सब बातें तो नहीं मुझे लिखना चाहिए, ये डायरेक्ट करनी चाहिए। तो ये माइनस और ये आपका प्लस, अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो ये भी 18 ये भी 18, ये दोनों पोर्शन यहाँ से कॉमन है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 10⁻18 E, यह आएगा हमारा टोटल आंसर। तो 5 10⁻18 को E की वैल्यू पुट कर दें 1.6 10⁻19, तो ये 19 में से 18 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, 5 × 1.6 10⁻−1, और 16 5 जा 80 होते हैं, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8⁻−1 मतलब हम 0.8 एम्पियर ले सकते हैं। डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट करंट व्हेन चार्ज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अब कोई चार्ज है ना, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे चार्ज। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं I = कितना होता है, Q/T। I = होता है यहाँ से Q/T, तो ये पहला फार्मूला हो गया I = Q/T। अब इसमें हम ये Q है, इसको टाइम पीरियड की तरह ट्रीट कर दें, ये टाइम पीरियड है तो Q/T हो जाएगा। और हम जानते हैं 1/टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लिख सकते हैं QF। दिस इज सेकेंड फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये सेकेंड फार्मूला हो गया। और हम यहाँ से एक चीज़ और जानते हैं कि ओमेगा = कितना होता है, 2π/T होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम 1/T की वैल्यू पुट कर दें, 1/T की वैल्यू पुट कर दें, 2π/ कितना हो जाएगा, ओमेगा, या 1/T होता है F, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/F भी होती है। तो आप यहाँ से F की वैल्यू निकाल सकते हैं, ω/2π। तो ये भी यहाँ पुट कर दीजिए, तो I = Q ω/2π। तो ये थर्ड फार्मूला बन गया, एक टी के टर्म में बन गया, एक फ्रिक्वेंसी के टर्म में, एक एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में बन गया। अब इसको हम बना देते हैं वेलोसिटी के टर्म में। V = कितना होता है, ω/r होता है, V = होता है ω/r, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी V/r,
तो इस यहाँ हम पुट कर देते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ओमेगा हो जाएगा V/R। जो नया फार्मूला बना I इक्वल टू क्यू भी 2 पाई R। तो एक फार्मूला ये बन गया, Q की वैल्यू होती है E। अगर कोई E घूम रहा है, चार्ज और कोई वैल्यू नहीं दी है, तो E भी 2 पाई R लेके चलेंगे। तो ये कितने फार्मूले हो गए? एक तो आपका Q/T वाला हो गया, दूसरा आपने टाइम पीरियड के टर्म में वही है वैसे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में और लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, और साथ साथ रेडियस को लेके। अब देखो ये 2 पाई कांस्टेंट हो गया। अगर आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाए ना, तो हम कुछ इस सर्कुलर मोशन वाले कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम, एक कोई हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं जो अपने क्लास 11th में एटम स्ट्रक्चर में पढ़ा था। और एक यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, और ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर 19 कूलम होती है। अब उसने बोला है 6.6 10 की पावर 15 PS। ये PS क्या होता है ना, ये यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा। और यही PS पूरी पिक्चर के दम है। PS आपको जानना है, PS मतलब पर सेकेंड हो सकता है, और पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसने फ्रीक्वेंसी को छुपा लिया है, PS बोल दिया है। इसने फ्रीक्वेंसी को छुपा के PS नाम की कोई चीज़ बोल दी है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, पर ये फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको कहीं लिखा आ जाए RPS और कहीं RPM लिखा आ जाए, तो ये है रेडियन या रेडियस पर सेकेंड, या रेडियन या रेडियस पर मिनट। ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी को ही नोट करती हैं। या कहीं आपको हर्ट्स लिखा आ जाए, ये सब फ्रीक्वेंसी ही बताती हैं। तो आपको फार्मूला यूज करना है I इक्वल टू QF, और Q को लिख दिया हमने EF, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम के अलॉन्ग घूम रहा है, तो क्लास 11th हमने एटम स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के आएगी जिसको हमें रटना है, मतलब वो बिल्कुल आपको याद रखना उस वैल्यू को। तो Q की वैल्यू 1.6 10 की पावर 19 कूलम, और फ्रीक्वेंसी 6.6 10 की पावर 15। अब 1.6 और 6.6, ये 19 और 15 तो -4 हो गया। अगर 16 6 जा 96 होता है, तो कुछ पॉइंट नाम की चीज़ है। तो मैं मान लेता हूँ 1 के आसपास, 10 के आसपास आंसर आ जाएगा। अब जो भी हो मैं 10 ही लेके चलता हूँ, है ना। तो इसको मैं 10 मान लेता हूँ, और 10 के बाद -4, एक जीरो से ख़त्म हो जाएगा, 10 के बाद -3 एम्पियर आ जाएगा, और इसको हम 1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। तो आप इस वैल्यू को रट लें आप, कि जब किसी एटम के अंदर चार्ज घूमता है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, तो उसमें करंट 1 मिली एम्पियर ही प्रोड्यूस होता है, या उसमें 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर उस चार्ज में। किसी भी एटम की, अगर किसी भी जब हाइड्रोजन एटम की बात आ जाए, कहीं ऐसा क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन एटम में कितना करंट फ्लो होता है, अगर उसकी रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो ये भी फिक्स है। हाइड्रोजन एटम की रेडियस फिक्स है। आपको बोल दें तो आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना 1 मिली एम्पियर, इसको आपको रटना है।